कादिर मियाँ की भौजी। आषाढ़ की एक गर्म रात में पानी से तर खस के पंखे पर बेले का हार डाल उसे डुलाते हुए चारपाई पर लेटे ही लेटे मियाँ ने आवाज दी, अम्मा भौजी। भौजी अपनी कोठरी के सामने फुटपाथ पर चारपाई डालकर लेटी हुई गफूरन से बातें कर रही थी। कादिर ने फिर कहा, अरे सुनती हो, तुम्ही से कह रहा हूँ। इस बार भौजी ने कादिर की ओर मुंह फेर कर कहा, अरे क्या है, घंटा भर से भौजी भौजी चिल्ला रहे हो, कुछ कहो भी। होठों में धीरे धीरे मुस्कुराकर मियाँ कादिर ने कहा, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत जच रही हो, नवाब भाई कहाँ गए? भौजी ने पंखी झलते हुए बड़े इत्मीनान के साथ कहा, वह तो आज शाम को कानपुर गए हैं। तब फिर यह सितम किसके लिए ढाया है? तुम्हारे लिए। भौजी ने मुस्कुराकर तिरछी चितवन से उसकी ओर ताक कर कहा, अरे हम तो तुम्हारे ऊपर ऐसे ही फिदा हैं, सौ जान से कुर्बान। भौजी ने जरा लज्जा का भाव दिखलाते हुए कहा, चलो भाई, कलेजे को ठंडक पड़ी। मैं तो समझती थी कि बुढ़ापे में अब। बात काटकर मियाँ कादिर ने लहजे के साथ कहा, जब बुढ़ापे में यह हाल है तब जवानी में खुदा जाने क्या कैफियत रही होगी। अच्छा भौजी, तुमने कभी इश्क भी किया है? ना भाई, तुम ऐसा कोई आशिक ही ना मिला था तब। मियाँ कादिर आसमान की तरफ देखते हुए चुपचाप पंखा झलने लगे। 1 मिनट के बाद भौजी ने कहा, सो गए क्या? कादिर मियाँ एकदम चौंक कर बोले, कौन, मैं? और सो गया? अरे लाहौल पढ़ो भौजी, इतने दिन तो तुम्हें भी रहते होगे, भला कह तो दो जो किसी दिन भी 2 बजे के पहले सोया हूं तो। महज मजाक के लिए जरा चुटकी लेते हुए भौजी ने कहा, बस रहने भी दो, कच्ची नींद में पड़े ही हुए थे। अभी मैं जो जरी 2 मिनट और आवाज ना दूं, मियाँ कादर हुसैन खर खर करते होते। अम्मा, हम तुमसे कहते हैं कि सो नहीं रहे थे, चाहे कसम ले लो। जरी बात सोच रहे थे हम तो, और आप कहती हैं कि सो गए। अरे वाह भौजी, आई तो ऐसा क्या सोच रहे थे? यही जरी इसके मामले की बात थी। भौजी ने मियाँ कादिर की तरफ करवट ले ली, कहा, क्या किसी से इश्क पैदा किया है? मियाँ कादिर ने मुस्कुराकर कहा, कह तो दिया कि तुमसे। भौजी झेप गई पर चुकी नहीं। जवाब दिया, अरे हमसे तो तुम्हारी पुरानी आसनाई है, हमने तो समझा था कि तुम्हारे नवाब साहब की महरी अब्बासी। मियाँ कादर ने धीरे से कहा, अम्मा चुप रहो, तुम तो बस मजाक करके छूट जाओगी और यहाँ सवेरे खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। हम तो कह रहे थे कि आजकल हमारे नवाब साहब जरी आशिक मिजाज हो गए हैं। हाथ ऊंचा उठाकर उसके सहारे सिर टिकाते भौजी आगे की ओर जरा झुकाई, कहा, अच्छा, उस मुए नवाब के बच्चे को किस घाट का पानी पिला दिया? हाँ हाँ, चाहे जो कह लो, मरी पीटा हुआ, मुंडी काटा हरामजादा, जो जी में आए कहो। आज तो वह कानपुर चले ही गए हैं। भौजी बुरी तरह झेप गई और फिर झेप मिटाने के लिए ही हंसकर कादिर मियाँ को मारने का इशारा करते हुए कहा, दत्त, तुम बड़े खराब आदमी हो कादिर। मैं तो तुम्हारे उस मुए आका को कह रही थी। हमारे नवाब साहब बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सीधा साधा आदमी बेचारा, और फिर आजकल मजनू हो रहा है। अरे वही तो पूछती हूँ, कहाँ आंखें लड़ी, किसकी किस्मत में 1500 की गठरी बंधी है? भौजी ने बड़े कौतूहल के साथ पूछा। निहायत संजीदगी के साथ मियाँ कादिर ने कहा, एक दिन वह ठाकुरगंज जा रहा था। हाँ हाँ, आज कोई 10-15 दिन हुए। बस तभी तुम्हारी तीरे नजर ने उसे, ऐ चलो बस रहने दो, एक जरी सी बात बताने में तुम्हें। अरे नहीं भौजी, सच कहता हूँ, वह तुम्हें रटा करता है।
भौजी को कोई बात नहीं सूझी, लिहाजा एक सर्द आह खींचकर कहा, हाँ भाई, हम भी अगर बी कबासी की तरह हसीन होते तो काहे कोई हमको यूं बनाता। ये लीजिए, कहती हैं हम बना रहे हैं, भला तुम्हें क्या बना सकता हूँ। अम्मा गफूरन, अरे सो गई क्या? गफूरन ने करवट बदल कर कहा, भला जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए क्यों कर कोई सो सकता है। अच्छा, अब यूं ताने का सोगी? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बी गफूरन जान? बिगाड़ोगे और क्या, नींद हराम कर रखी है तुमने तो। अब कल से तुम्हें कंपनी बाग में बांध दिया करूंगी, पड़े पड़े 2 बजे तक रेका करना, बी गफूरन ने मुस्कुरा कर कहा। मियाँ कादिर ने कहा, अरे भाई, कंपनी बाग में क्यों बांधोगी? हमको तो तुमने और भौजी ने मिलकर पहले ही से अपने काकुले पेंचा में गिरफ्तार कर रखा है। भौजी और गफूरन दोनों साथ ही साथ कुछ कहना चाहती थीं कि एकाएक मियाँ हुसैनी अपनी तांगा हाँकते हुए आ पहुंचे। अबे, क्या बकबक लगा रखी है? मियाँ हुसैनी ने आते ही कादिर से कहा। अम्मा, तुमने कुछ सुना भाईजान? ये भौजी और तुम्हारी बीवी हम पर मर रही हैं। घोड़े की रास खींचते हुए मियाँ हुसैनी ने हंस कर कहा, अच्छा बेटा, अभी आकर तेरी इश्कबाजी का मजा चखाता हूँ, कहकर वह अहाते के अंदर अपना तांगा खोलने लगा। मियाँ कादिर ने टोपी लगाई। आया चौथा महीना क्वार, कहती वह नार मुझे इनकार, पलंग पर चढ़ना मेरा बाला जौवन और हरी हरी चूड़ियाँ। तांगा खोलकर हुसैनी गुनगुनाता हुआ आया और कादिर की चारपाई पर बैठकर उसकी छाती थपथपाता हुआ बोला, तुम्हें कुछ मालूम भी है मियाँ? कल भौजी हमसे कह रही थी कि हमें तांगे पर घुमाने ले चलो, तो फिर हमने कहा कि जो नवाब भाई हमारे ऊपर खफा हुए तब। भौजी ने बीच में टोककर हुसैनी से कहा, अच्छा अच्छा, जो जी में आए कह लो, कल तुम दोनों को कांजी हाउस में बंद करा दूंगी। मियाँ कादिर ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हारा ज़माना है भौजी, जी चाहे तो फांसी पर लटकवा देना। अम्मा हुसैनी, तुम्हें कुछ मालूम भी है? हमारे नवाब आजकल इन पर फिदा हैं। हंसते हुए जरा कुछ उत्तेजित होकर मियाँ कादिर की छाती थपथपाते हुए हुसैनी ने कहा, अरे यार, तुम्हें आज का किस्सा तो बताया ही नहीं। तुम्हारे नवाब साहब आज हमारे ही तांगे पर बैठकर उसी थिएटर के मैनेजर के यहाँ गए थे, फिर उसी के साथ आप केसर बाग गए, वहीं जहाँ सब थिएटर वाले एक्ट्रेसें रहती हैं ना। मियाँ कादिर एकदम चमक कर उठ बैठे और हुसैनी की पीठ पर जोर से हाथ मार कर कहा, अच्छा, अब की तो बुद्धू मियाँ बड़ी भारी मंजिल मारा है, मैनेजर से क्या क्या बातें हुई। रास्ते में कहने लगे, वल्लाह मैनेजर साहब, क्या कमाल का खेल आपकी कंपनी दिखलाती है कि बस क्या कहने हैं। और उस दिन तो बस कमाल ही कर दिया था उस एक्ट्रेस ने जो लैला बनी थी। अरे भाई वाह, क्या हुस्न पाया है। सुनो भाई, इस तरह जो नवाब साहब तारीफें करने लगे तो बस मैनेजर ने अपना मतलब साधा। अम्मा, हम तुमसे सच कहते हैं कादिर, हमारी आंखों के सामने ही नवाब साहब के बच्चे ने 100 रुपए के नोट मैनेजर को दिए, वल्लाह अपनी जान कसम। बात काट कर कादिर ने पूछा, अच्छा, फिर क्या? मैनेजर ने कहा कि घबराइए नहीं, अभी हुस्नारा को आपकी बगल में बिठाए देता हूँ। आज थिएटर की छुट्टी है, जी चाहे तो रात भर मोटर में घुमाइए, कंपनी की गाड़ी भी हाजिर है। हाँ, जरी पेट्रोल का खर्चा है। अम्मा, क्या बताएं, ये साला मैनेजर अपना ही फायदा सोचता है, नहीं तो अल्लाह कसम रात भर में 8-10 रुपए कमा लेता। और हुस्नारा को बगल में दबाए दबाए घूमते क्यों? मियाँ कादिर ने कहा। अम्मा हटो भी, बेफजूल की बकवास लगा रखी है, खाम खा रात की नींद हराम करने में क्या मज़ा मिलेगा उस्ताद। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि बी गफूरन को आपकी कुछ परवाह है? अम्मा, उनके हिसाब से चाहे तुम हुस्नारा के साथ रात काटो या चावल वाली गली में, वह तो हम पर मरती हैं।
क्यों भी गफूर अनजान? मियाँ के इस रकाबी में रोटियां निकाल कर रखते हुए गफूरन ने उल्टे हाथ के सहारे पर अपनी ठोड़ी टेकते हुए कहा, है जरी देखो तो सही, कादिर मियाँ के चेहरे पर खूबसूरती टपक रही है। हम क्या, सारी दुनिया मरती है तुम पर। आदमी क्या हो, परीजादे हो, परीजादे। बड़े इत्मीनान के साथ मुस्कुराते हुए मियाँ कादिर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरना शुरू किया और फिर हुसैनी से बोले, सुन लिया ना भाईजान, अब तो यकीन आया। अम्मा अभी तुमने देखा क्या है, कल देखना, इधर तो तुम तांगा लेकर गए और उधर उन्होंने हमसे निकाह पढ़ाया। रोटी खाते खाते मियाँ हुसैनी ने कहा, चलो यह भी ठीक है, भौजी हमसे कह भी रही थी हम इन्हें अपने घर बिठा लेंगे। मियाँ कादिर ने कहा, अम्मा यह कैसे हो सकता है, भौजी और हम में तो पहले ही इकरारनामा हो चुका है। मियाँ हुसैनी ने आवाज लगाई, भौजी हो, और भौजी की नाक ने उत्तर दिया, खर खर। कादिर मियाँ की उम्र उस वक्त शायद 12 या 13 बरस की रही होगी जब उनके नवाब भाई का दाहिना हाथ शहीद हो गया था। किस्सा यूं है कि नवाब मियाँ के पुरनूर चेहरे पर मुफ्ती गंजब वाली खटकिन परवाने की तरह मर मिटी। खटिक मियाँ टापते ही रह गए और चमक्को बीवी छम छम करती हुई उनके देखते इनके साथ घंटा घर वाला तालाब देखने चल दी। दूसरे दिन जब नवाब मियाँ नवाबगंजी पटाखे लिए चौक से लौट रहे थे, शबे रात का जमाना था, खटिक मियाँ ने स्पिरिट से गीले रुमाल में झप से दिया असलाई दिखा इनके हाथ पर उछाल दिया। बस जनाब, आप यह मुलाहिजा फरमाएं कि तोप सा धड़ाका हुआ और पंजा का पंजा सर से गायब। बाकी रही सिर्फ खून और चर्बी का फवारा छोड़ती हुई उनकी कलाई और उसमें से लटकता हुआ अधजली नसों का लोथड़ा। तब से भौजी ही अपनी मुंहजली सौत और नवाब मियाँ की दारू की बोतल और चाट का इंतज़ाम तरकारी बेच बेच कर करती है। हम तो कहते हैं बड़ी गमखोर है हमारी भौजी, नहीं तो इन्हें क्या कमी थी। बड़े बड़े नवाब लोग इन पर कुर्बान होते रहे। हजारों बार हम ही से लोगों ने कहा, कादर हुसैन 100 रुपए तुम भी ले लेना, नवाबिन को हमारे हरम में पहुंचा दो। मगर नवाबिन बंदी ऐसी कि सदमे उठा लेना मंजूर, तकलीफें सह लेना गवारा, मगर अपनी जगह छोड़ के ना गए। लाखों रुपए के जेवर इनके सामने रख दिए थे हमारे नवाब ने, मगर बंदी ने मुंह फेर कर देखा भी नहीं। और ये साला कमीना ऐसी परीजादी सी सआदतमंद औरत को मार रहा है। बिजली के खंभे का सहारा लेकर खड़े हुए कादिर मियाँ एक राह चलते को नवाबिन के चीखने चिल्लाने का सबब बता रहे थे। अम्मा तो बात क्या हुई, उसने पूछा। बात कुछ भी नहीं, मजे में पड़े हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे मियाँ। उधर से एक कचालू वाला निकला तो उससे 1 पैसे की चाट लेकर खाई। जब कचालू वाले ने पैसे मांगे तो भौजी ने उठकर इनके कुर्ते की जेब से निकाल कर दे दिए। बस जनाब, आप ये ख्याल फरमाएं कि नवाब भाई जोश में आकर उठे और दे दनादन भौजी को मारना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए मियाँ कि इसमें भौजी की क्या खता थी। कौन इनकी कमाई में से उसने पैसा दे दिया और फिर अपने ऊपर तो सरफा किया नहीं। जरा सोचने की बात है भाईजान कि चाहे इसकी बिक्री हो चाहे ना हो, 1 रुपया रोज यह नवाब का बच्चा साला इसका सिर चीर कर ले जाता है। अभी कोई बचाने जाए तो मजा देखिए, हम ही गए तो उल्टे हमारे ऊपर ही झपट पड़े। लेकिन क्या यह कहो कि भौजी की वजह से ही गम खाकर चले आए, नहीं पीस दिया होता साले को चटनी की तरह से। कादिर मियाँ इधर बातें कर ही रहे थे, उधर जो देखा तो नवाब भाई दाढ़ी पर उंगलियों से कंघी करते हुए कंधे पर कुर्ता रखे चले जा रहे हैं। हिकारत की निगाह से अपने भाई की तरफ देखते हुए मियाँ कादिर ने धीरे से कहा, बेईमान काफिर साला,
और फिर हाथ झाड़ते हुए भौजी की कोठरी की तरफ चले। भौजी जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। दुपट्टा दूर पड़ा हुआ था, सिर के बाल खुल गए थे और छाती जोरों से धड़क रही थी। निहायत संजीदगी के साथ उतरे हुए कंठस्वर से कादिर मियाँ ने कोठरी के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, भौजी। भौजी जोर जोर से सिसकने लगी। धीरे धीरे उनके पास बैठकर उनका हाथ थपथपाते हुए धीरे से पूछा, क्या बहुत मारा साले ने? बड़ा कमीना है साला। भौजी कुछ बोली नहीं। हाँ, सिसकियों ने और जोर पकड़ लिया। हाथ पकड़कर जोर से उठाते हुए मियाँ कादिर ने कहा, अच्छा अब उठो तो। क्या बताएं भौजी, तुमने तो हमारे हाथ बांध रखे हैं। हम कहते हैं जो तुम जरा सा इशारा भी दे दो तो साले की हड्डी पसली एक कर दूं। बड़ा सोरे पुस्त बना है बेईमान, औरतों पर हाथ उठाता है। भौजी कुछ बोली नहीं। हथेली के सहारे अपनी ठोड़ी टिकाए चुपचाप आंसू बहाती रही। बी गफूरन भी आकर कमर पर हाथ रखे खड़ी हो गई। बोली, ऐसा भी क्या मुआ मर्दुआ निठल्ला, जब देखो तो तब हाथ छोड़ बैठे। दाढ़ी नोच ले ऐसे मुँह की तो। तैश में आकर कादिर ने कहा, अम्मा हम तुमसे कसमियाँ कहते हैं भौजी कि अगर जरा सा इशारा भी दे दो तो साले को खोद कर गाड़ दूं। ए भैया, ए उस मुए का कसूर नहीं। वह मरी पीटी चुड़ैल जैसा नाच नचाती है वैसा ही वो बंदर नाचता है। जोरू की कमाई पर सुबह शाम खाया, तोंत पर हाथ फेरा और दारू लेकर उस चुड़ैल के साथ मजे में पड़े रहे। अरे तुम क्या कहती हो गफूरन? कहो तो साली की नाक काट के आज ही फेंक दूं। ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, बस 6 महीने की सजा ही तो हो जाएगी। सो अब फौजी की खातिर कोई बात नहीं। अरे हम तो। वैसे ही नवाब ने कोठरी में कदम रखा और बोला, हरामजादी ऐसे रो रही है अपने हिसाब जैसे इसे मार ही डाला। चलो उठ, चुपचाप बैठ, नहीं तो लातें रसीद करूंगा, कमर सीधी हो जाएगी। भौजी जोश में रोती हुई उठ खड़ी हुई। ले मार ही डाल, मुझे भी अपनी चहेती की कसम है जो आज मुझे मार ही न डाले। दांत किटकिटाते हुए नवाब मियाँ आगे बढ़े। हैं, चहेती की कसम देगी? चुड़ैल कहेगी। मेरी चहेती तेरी कौन है, बोल। जोरों से दांत किटकिटाते हुए भौजी का एक गला अपने बाएं हाथ की चुटकी से दबाते फिर ताड़ तमाचे मारते हुए कहा, बोल, मेरी चहेती की कसम देने वाली तू कौन होती है? हरामजादी, आज तेरा खून पी डालूंगा। समूची शक्ति के साथ मियाँ कादिर और बी गफूरन ने नवाब मियाँ को पकड़कर अलग हटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? गली वालों को भी अपना तमाशा दिखाना है? एक तो शर्म आनी चाहिए, जोरू के पैसे पर मजाक काटते हो और दूसरे उसे ही मारते हो। कसाई के हाथ से छूटकर भौजी ने मुंह पर बिखर आए बालों को समेटा और गड़ुए की नली लगाकर पानी गटगट पीने लगी। अपने को इन दोनों के हाथों से छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए नवाब मियाँ बोले, छोड़ दो मुझे। तुम लोग इस बीच में बोलने वाले कौन? बालों को फिर ऊपर की ओर हटाते हुए रोकर भौजी बोली, छोड़ दो कादिर से, मार लेने दो मरी पीटे को, निकल लेने दो उसके जी के अरमान, कहकर भौजी जोश में आ पिटने के लिए खड़ी हो गई। मियाँ नवाब एक बार पूरी कोशिश के साथ अपने को कादिर और गफूरन की बाहों से छुड़ाते हुए नवाबिन से फिर बुत गए। जबान चलाती है हरामजादी, याद रखना मेरा नाम है नवाब, टांगे चीर कर रख दूंगा। हाँ। जब तक कि गफूरन और कादिर मिलकर उन्हें बचाएं तब तक तड़ातर 8-10 घूंसे और 3-4 लातें नवाबिन के पड़ ही गई। भौजी बदहोश सी होकर गिर गई, मगर इस बार न आंखों में एक आंसू न एक सिसकी, फकत हंफनी काफी तेज चल रही, इतनी तेज कि देखने वाले को यही शुबा होता कि बस अब 2 ही 3 मिनट में ये अपना दम तोड़ देंगी।
किसी तरह हाथ से गड़ुआ खिसकाकर गटगट पानी के 2 घूंट फिर पिए, मगर इस बार उठकर मार खाने की ताब उसमें न थी। पानी पीकर जोर जोर से हाँफते हुए अल्लाह और रसूल और खुदा को 2-3 बार याद कर फटी हुई आंखों से छत की कड़ियों को देखती हुई फिर ढेर हो गई। कादिर और गफूरन चुपचाप खड़े थे। फिर गफूरन ने कादिर का हाथ खींचा और बाहर चले आए। नवाब मियाँ ने टीन के बकस से नई लुंगी निकाली, गंजी बदली, कुर्ता कंधे पर डाला, तुर्की टोपी सिर पर रखी और कहा, अच्छा अब अपने नखरे खत्म कर, 1-8 आने पैसे तो दे जल्दी से, देना तो बेगम साहब। उसके पास बैठकर अपने बाएं हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आज मेरे हाथ में न जाने कौन सा शैतान समा गया, और तुम भी तो बस पागलपना कर बैठती हो। 1000 बार समझा दिया, यह साला हाथ जब से कट गया है तुम तो जानती हो कैसी तकलीफ हमें होती है। अब लाचार हूँ, नहीं तुम्हें भला इतनी मशक्कत करनी पड़ती। अच्छा होगा, हाँ उठिए तो मेरी बेगम साहबा, मेरी महारानी जी। महारानी जी जोर जोर से सिसकने लगी। कोई 10 मिनट तक नवाब मियाँ अपनी बेगम साहबा की खुशामद करते रहे, लेकिन जब वह न उठी, न पैसे ही दिए और न कुछ जवाब ही दिया, तब तैश में आकर खड़े हो गए। कहा, घंटा भर से रानी जी महारानी जी कर रहा हूँ, बड़ी आई वहां से महारानी जी बनकर। अच्छा अब उठती है कि लगाऊं 3 लातें, हवास ठिकाने आ जाएं। कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा, लेकिन नवाबिन छिपकली की तरह जमीन पर जैसे पंजे गड़ाकर चिपक गई, ना उठी। कहता हूं उठकर सीधी तरह पैसे दे दे, नहीं तो अभी क्या मारा है, वह डंडे बरसाऊंगा कि बस। नवाबिन पर इसका भी कुछ असर न हुआ। नवाब ने उसका एक हाथ पकड़कर पसली में ठोकर लगाते हुए कहा, उठती है कि नहीं हरामजादी। नवाबिन जान छोड़कर चीख उठी, अरे मेरे अल्लाह, मार डाला रे। ठोकर की चोट ने नवाबिन को पूरी तरह तिलमिला दिया था। गफूरन झट से उसकी कोठरी में घुस आई और चीख कर बोली, ये क्या कर रहा है कसाई, अरे अब तो उसकी जान छोड़ दे काफिर। उसकी बात का जवाब न देकर नवाब ने नवाबिन से फिर कहा, अच्छा देती है कि नहीं या लगाऊं। गफूरन तड़प उठी, ले पैसा लेगा ना कसाई कहीं का, छोड़ उसकी जान, ले आ। कहकर गफूरन ने अपनी कमर से बटुआ निकालकर उसके सामने रुपया फेंक दिया। नवाब ने चुपचाप रुपया उठाया, एक बार नवाबिन की तरफ देखा, फिर चला गया। गफूरन उसके पास बैठकर पंखा चलने लगी। इस बार नवाबिन सचमुच बेहोश हो गई थी। रात के कोई 8-9 बजे कादिर मियाँ घूम कर गाते हुए लौटे, मुझे लैला तेरी अदाओं ने मारा। भौजी ने अपनी कोठरी से आवाज लगाई, अम्मा कादर। हाँ क्या है भौजी। कादर मियाँ घर की चौखट से लौट आए। चमेली का हार गले में पड़ा था, जूही का गजरा हाथ में लपेटे हुए, नया पंप जूता पैरों में और सिर पर बढ़िया दुपलिया टोपी। मियाँ कादिर पान चबाते हुए आए। भौजी बैठी पान लगा रही थी। बोली, है आज तो तुम बड़े खूबसूरत जच रहे हो कादर, आज हमारे यहाँ ही रह जाओ। सिगरेट के टुन्ने का एक कश जोर से खींचकर मियाँ कादिर ने सिगरेट को जूते से मलते और धुआं छोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अभी आया, जरी लिवंडर की शीशी ले आऊं बाजार से। कमर पर हाथ रखकर नाक सिकोड़ फिर फीकी हंसी हंसते हुए भौजी ने कहा, लिवंडर फिवंडर नहीं, जरा सी हल्दी चूना पकवा लाना बहू से। अल्लाह कसम बड़ी मार मारी है मरी पीटे ने आज। एक दर्द भरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर भौजी फिर मुस्कुरा दी।
खटकिन भाभी। खटकिन भाभी मोहल्ले की उस नेकबस तरकारी वाली का मशहूर नाम है, जिसके तीरे नज़र का शिकार मोहल्ले के करीब करीब सभी 55 साला पेंशन याफ्ता जवान अब तक हो चुके हैं। एक दिन लाला बनारसी दास 1 पैसे की मूली खरीद कर इकन्नी के बाकी 3 पैसे उससे लेना भूल गए, तो लाला चुन्नी मल ने अपनी पैनी निगाह से लाला बनारसी दास के मोटे चश्मे की तरफ हिकारत की नज़र से देख टेंट से एक दुअन्नी निकाल खट से उसके टाट पर फेंक कर कहा, कल जो तुमसे भिंडी ले गए थे ना। खटकिन भाभी जरा कुछ सोच कर बोली, भिंडी? कल तो तुमने कुछ भी नहीं लिया था लाला। चुन्नी मल ने अपनी सुरमीली नजरों से उसकी ओर ताक कर प्यार से कहा, अरे भाई, बड़ी भुलक्कड़ हो तुम भी। कल सवेरे ही तो ले गए थे तुमसे 1 पैसे की भिंडी, 2 पैसे के बंडे, 4 पैसे की गाजर और 1 पैसे की लौकी। अब यूं पैसे भी भूल जाया करोगी तो बस दुकानदारी हो चुकी। तुम्हें जताए देता हूँ मुनिया, इस मोहल्ले के लोग साले बड़े चोर हैं। उधार देकर अगर भूलोगी तो बस। खटकिन भाभी ने मुस्कुराकर गले में दुअन्नी डाल ली। इस मोहल्ले में आए हुए मुनिया को करीब करीब 3 महीने हो चुके हैं। इस अरसे में अगर आप कभी चौक तशरीफ लाए होंगे तो आपने ज़रूर ही गौर से फरमाया होगा कि उमा शंकर महाराज की दुकान पर अब तक 2 किस्म के असली खिजाब के साइन बोर्ड लग चुके हैं। यह बात नहीं कि मुनिया के हुस्न पर घायल होने वाले महज वही लोग हैं जिनकी बदौलत ओकासा कंपनी अथवा लंगूर मार्का खिजाब के संचालक आजकल सैकड़ों कर्मचारियों के बीवी बच्चों का पेट भरते हैं, बल्कि मुनिया उनके गले में भी गेंदे का हार बनकर इठला रही है, जिनके दिल के बुतकदे में हर वक्त शहनाई बजा करती है। यानी यह कि हमारे दोस्त स्वरूप चंद भी अक्सर वहां पर अपना सेंट से बसा हुआ रेशमी रुमाल गिरा आते। शुरुआत यूं ही रफ्ता रफ्ता हुई थी। मुनिया अपनी साड़ी का पल्ला कंधे पर डाले हुए जरा अदा से जा रही थी। स्वरूप चंद उसकी इस मस्तानी चाल पर मरकर रह गए, फिर जरा लपक कर उसके आगे से घूरते हुए निकले। सीने पर हाथ रखा, गर्दन लटकाए, एक ठंडी सांस निकल पड़ी और बस खेल खत्म। मुनिया न तो मुस्कुराई न ठुमकी। हाँ, उसने इन्हें देख भर लिया, और वह भी लापरवाही के साथ। दूसरे दिन स्वरूपचंद उस गली से 2-3 बार गुजरे। एक बार चिकन का चुन्नटदार कुर्ता पहनकर, एक बार शेरवानी और चूड़ीदार पायजामे में, और तीसरी बार पतलून की शिकन ठीक करते हुए। तीसरे दिन ठीक 12 बजे जब मुनिया अपनी धोती सुखा रही थी, स्वरूपचंद ने उससे पूछा, अरे भाई, आलू क्या भाव दिए? मुनिया ने इनकी तरफ देखकर कहा, 4 पैसे सेर। अम्मा, गजब करती हो तुम तो। टके सेर तो मंडी में बिकते हैं। तो ले लो ना जाके मंडी में। स्वरूपचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मंडी में जाएं तो तुम हमें गालियां ना सुनाओगी। हमें क्या पड़ी बाबू जो तुम्हें गालियां सुनाए। यह तो सौदा है, जहां पटे खरीद लो। हम तो 4 पैसे सेर बेचते हैं। धोती सुखाते हुए मुनिया की करधनी में लटका हुआ गुच्छा बोला, झन। स्वरूपचंद के दिल की सारंगी का तार टूट गया। ठंडी सांस ले बोले, अच्छा भाई, तुम मालिक हो, चाहे जो दाम ले लो। कहकर स्वरूपचंद ने अपना रेशमी रुमाल उसकी डलिया पर फैला दिया। तराजू पर आलू तौलते हुए मुनिया ने कहा, बाबू, रुमाल तो बड़ा अच्छा निकाला। स्वरूपचंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पसंद है? तराजू रखकर मुनिया ने रुमाल हाथ में उठा लिया, फिर सतृष्ण नेत्रों से स्वरूपचंद की ओर देखकर बोली, इसमें तो खुशबुएं भी बढ़िया लगी है। उस दिन स्वरूपचंद धोती में आलू बांधकर घर लौटे। इसके बाद 4 दिनों में लगातार 4 रुमाल उसकी दुकान पर धोखे से गिर पड़े, और 5वें दिन तरकारी खरीदते वक्त वह ओटो दिल बहार की शीशी उसकी डलिया पर भूलकर चले आए।
एक दूसरे को कनखियों से देखकर अल्हड़पन के साथ मुस्कुराकर देखना इसके बाद होना ही था, और यही हुआ भी। लेकिन दोस्ती बढ़ाने का बायस हुआ सिरदर्द और उसकी दवा। मुनिया ने स्वरूपचंद को समझ लिया। गर्मी के मौसम में हम यह कह सकते हैं कि चोरी, डाके, खून और मोहब्बत करने के लिए दिन का वक्त जितना महफूज रहता है उतना रात का नहीं। तहखाने में चुपके से आने वाली मीठी नींद को तलाक देकर हजरत इश्क करने आ पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दे गली के दोनों तरफ देखकर धीरे से कहा, खोलो। एक अजीब किस्म की कांपती हुई आवाज आई, को आए? अरे मुनिया है। चारपाई की चर चर के साथ मुनिया की सुनाई पड़ी और दरवाजा खुल गया। स्वरूपचंद झट से कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमर पर हाथ रखकर दरवाजे के पास खड़ी हुई मुनिया ने कहा, क्या है बाबू? उसकी चारपाई पर इत्मीनान से लेटकर पंखा झलते हुए स्वरूपचंद बोले, अरे किवाड़ बंद करो जल्दी से। मुनिया ने तड़ से कहा, क्यों? स्वरूपचंद बस हकला कर रह गए। कैसे तकलीफ की? अरे बड़ी दूर से चला आ रहा हूं, बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला दो मेरी रानी। देखो बाबू, जरा इतना आगे बढ़ो कि निभ जाए। पास ही तो पौसाल है, वहां पानी क्यों नहीं पी लिया? भाई पौसाल में हमसे नहीं पिया जाता, वो ब्राह्मण साला बांस के नले से पानी पिलाता है। मुनिया पानी लाने चली गई और लुटिया उनके सामने बढ़ाते हुए कहा, तो यहाँ लुटिया में पानी पीने के लिए चले आए? अच्छा लो। पानी पीकर स्वरूपचंद ने जेब से रुमाल निकालते हुए कहा, मुनिया जेब बड़ी भारी हो रही है, ये 5 रुपए रख लो, फिर ले लूंगा। मुनिया कुछ बोली नहीं, चुपचाप हाथ बढ़ाकर रुपए ले ली। एक पान खिला दो मेरी रानी। मुनिया चुपचाप खड़ी रही। पीछे कोठरी में कोई कराहा। स्वरूपचंद ने हक्का बक्का होकर पूछा, कौन है? मेरी माँ बीमार है, मुनिया ने बताया। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, शाम को दवा ले आऊंगा, एक पान खिला दो। मुनिया पान लगाने बैठ गई। बुढ़िया ने आवाज दी, मुनिया को आए? डॉक्टर साहब, मुनिया ने पान लगाते हुए जवाब दिया। स्वरूपचंद खुश हो गए। हमरी दवा अब ना होई, बेफजूल पैसा टका खर्चा करियो तो खबरदार। अरे अम्मा, ये सरकारी डॉक्टर साहब हैं, पैसा ना ले हैं। कनखियों से मुनिया ने स्वरूपचंद की ओर देखा। स्वरूपचंद को इत्मीनान हो गया कि मुनिया अब उनकी हो गई। लपक के उसके पास जा बैठे और उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। पान पर चूना लगाते हुए मुनिया ने अपने दोनों कंधे जोर से हिलाकर उनका हाथ गिरा देने की चेष्टा करते हुए धीरे से कहा, ये क्या करते हो? हवा के झोंके से दरवाजा जरा खुल गया था। मोटे मोटे शीशों के चश्मे के अंदर से गिद्ध की दृष्टि से ताकते हुए लाला बनारसी दास ने 2 बार खखार कर गर्दन बढ़ाते हुए जरा लहजे के साथ कहा, मुनिया नींबू है? मुनिया झपाके के साथ खड़ी हो गई। स्वरूपचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। करीब करीब हम सब लोग ही ये जान चुके थे कि मुनिया अब हमारी अच्छी खासी रिश्तेदार हो गई है, लिहाजा हम सब लोग उसे आपस में खटकिन भाभी के लकब से पुकारा करते थे। मुन्ने महाजन की दुकान पर बैठे गपशप लड़ा रहे थे कि देखा सामने से हंसते हुए स्वरूपचंद चले आ रहे हैं। अरे भाई बैठे हो, अभी किस बात पर हंस रहे थे तुम लोग? स्वरूपचंद ने आते ही पूछा। अम्मा नहीं जी, तुम्हें धोखा हुआ है, हम लोग तो 2 घंटे से बैठे हैं, हंसी साली पास तक नहीं आई। निहायत संजीदगी के साथ मुन्ने बोला, मगर आज तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही हैं। स्वरूपचंद मस्ती में हंसते हुए बोले, आज भरोसे ने 4 पैसे की पत्ती छना दी, और कोई होता तो बाबूजी वहीं ठेर हो गया होता, मगर यह तो कहो कि हम हैं, चाहे 2 आने की छन जाए तब भी चेहरे पर शिकन तक नहीं। और ये हाथ में क्या है?
हमने पूछा। दवा है यार, वाइफ को जुलाब दिया जाएगा। कई दिनों से उनका पेट बस गड़बड़ ही चला जा रहा है। ऐसा कड़ा जुलाब है कि बस पूछिए मत। यह तो कहो कि मेरी वाइफ ही ऐसी है कि इसे भी हजम कर जाएंगी। निहायत ही सख्त मैदा है उनका। और हमारी भाभी जान का मिजाज कैसा है? शंकर ने दरियाफ्त किया। स्वरूपचंद बेसाख्ता हंस पड़े। है, यह भी खूब रही। स्वरूपचंद ने फिर हंसी रोककर पूछा, क्या बात है? यही कि भाभी साहब के मिजाज मुबारक। बात काटकर स्वरूपचंद फिर हंस पड़े। बोले, भाई इस मिजाज की भी एक ही रही, कल से दस्त आ रहे हैं। यह कहकर कि वह फिर हंसने लगे। हमने समझ लिया कि आज भांग ने उनके ऊपर अपना पूरा पूरा अधिकार स्थापित कर लिया है। शंकर ने पूछा, क्यों जी, किसे दस्त आ रहे हैं? भाभी जी को? अमा यार, सब मजा किरकिरा कर दिया। बुढ़िया मरने वाली है, उसे दस्त आ रहे हैं। या देखो, उसकी विधवा लिए जा रहा हूँ। भांग के नशे में लाला स्वरूपचंद अक्सर शेर कहने लगते और उनका दावा है कि उनका कहा हुआ शेर एकदम नायाब होता है। 1-2 मिनट तक मन ही मन कुछ गुनगुनाने के बाद स्वरूपचंद खुद ही फड़क उठे। आहा भाई, क्या लाजवाब मिसरा कहा, मुलायजा हो। उनकी फुरकत में हम हुए बेजार, न रोते बने न हंसते बने। चारों तरफ से दाद दी जाने लगी। स्वरूपचंद फिर गुनगुनाने लगे, नन्ना नन्ना, हम तो आशिक हैं परीजादों के, न जाते बने हैं न आते बने हैं। आह भाई वाह, बस गजब कर दिया उस्ताद। इस वक्त अगर मिर्ज़ा गालिब भी सामने आ जाएं तो तुम्हें अपना उस्ताद मान लेंगे। बस यही सब बातें तो हैं ही जिनकी वजह से खटकिन भाभी इन्हें मानती हैं, वरना लाला बनारसी दास क्या। स्वरूपचंद चमक उठे। कहा, बस उस खबीस का नाम ही हमारे सामने ना लेना। साला समझता है कि मुनिया उस पर जान दे रही है। किसी दिन अगर मौका लग गया तो साले को कच्चा ही चबा जाऊंगा, बुढ़ा बंदर कहीं का। यह कहकर स्वरूपचंद एकदम उठ खड़े हुए। क्यों, खैरियत तो है? हमने पूछा। बस अब चल दिए भाईजान। अम्मा अभी से? अरे बैठो भी। नहीं भाई, अब नहीं रुक सकता, बहुत से काम है। अच्छा, जय राम जी की। और वह चल दिए। कल शाम की एक मार्की खबर यह है कि खटकिन भाभी की माता जी का प्राण पखेरु इस काया रूपी पिंजड़े में जोर से फड़फड़ाने लगा था। भाभी रोने लगी। वह तो कहिए उस मौके पर लाला बनारसी दास वहां तसल्ली देने के लिए पहुंच गए, वरना गजब ही हो जाता। अगर कहीं भाभी साहिबा को गशी। उफ, लाला बनारसी दास बेचारे उसके रोने से इस कदर घबरा गए कि बस हद थी। अंधेरे में उसकी कोठरी की तरफ बढ़ते हुए जो चले तो डले से भिड़ गए। अगर कहीं दीवार का सहारा ना लिए होते तो आप यकीन मानिए इस वक्त उनकी क्या कैफियत हो गई होती। क्या हुआ मुनिया रानी? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। मुनिया रानी रो रही थी। क्या हुआ मुन्नो? अंधेरे में टटोलते लाला साहब इतना आगे बढ़ गए कि अम्मा की खाट से जा टकराए। अरे अरे को आए, अम्मा चीख उठी। मुनिया ने लपक कर लाला जी को दोनों हाथों से संभाल लिया। लाला साहब के दिल की धड़कन का अंदाज लगाकर अगर कोई यह सुने कि लाला साहब फरमा रहे थे, क्या हुआ मुनिया, बताओ तो सही। सुबकते हुए मुनिया ने बताया, स्वरूप चंदर डॉक्टर मरी पीटे ने न जाने कैसी दवा दी कि अम्मा के दस्त पड़ गए। सुना है कि उसी वक्त लाला बनारसी दास ने स्वरूप चंद को सैकड़ों गालियां सुनाने के बाद एक 32 रुपए फीस वाले डॉक्टर से दवा ला कर दी, जिससे खटकिन भाभी की अम्मा को फायदा हुआ। खबर है कि स्वरूप चंद ने लाला बनारसी दास को चौक के चौराहे पर भंगी के हाथों 50 जूते लगवाकर हुक्के का पानी पिलाने का सरेआम ऐलान किया। और यह भी सुना कि खटकिन भाभी, लेकिन जाने दीजिए, जिनके बारे में अब कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वह अब रिश्ते में हमारी दादी होती हैं।
लाइका कहाँ गई? रूसी कुतिया ने बड़ा जुलूम उठाया। आप तो फोटो खींचा आकाश चढ़ गई। यहाँ सारा जमाना उसके पीछे क्वार का मजनू हो दुम हिलाने लगा। अखबारों में उसके दिल की धड़कनों का हाल छपता। लोग बाग कलेजा थाम के कहते कि हाय हम न हुए। बाजारों में सट्टे हो गए, लाखों का वारा न्यारा हो गया। जमीन से लेकर आसमान तक जिधर देखिए लैका लेमुचिक ही छाई थी। दुनिया में पहला ही अवसर था जबकि तमाम मशहूर और मारूफ फिल्म स्टार ही नहीं बल्कि पब्लिसिटी की चमक झड़प में उनके चाचा नेता लोग भी एक कुटिया से मात खा गए थे। खबरें ही खबरें उड़ती थी। कभी सुना कि लैका के दिल की धड़कनें गुम हो गई, कभी खुद लैका ही गुम हो गई। फिर सुना एक दिन भोर की किरण के साथ लैका ही रूस में उतर आई। लेकिन फिर धड़ाके की खबर आई कि लैका लेमुचिक ने जहर खा लिया। जमाना उदास हो गया। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। हर संवाद पर शंका कर उसे तरह तरह से देखना, उसके नए पहलू सोचना, अपने अखबार के लिए जान पर खेलकर ताजे समाचार लाना हम पत्रकारों का काम है। वैसे आमतौर पर हमारे पेशे के लोग आजकल कॉफ़ी हाउस में बैठकर ताज़ी खबरें इजाद करते हैं या भाईचारे से बारी बारी से एक चला जाता है और सबको खबरें बांटकर समाजवादी आलस्य को जीवित रखता है। मगर मैं चूंकि नया नया पत्रकार बना था, सो नए मुसलमान के 6 बार नमाज पढ़ने वाले कहावती जोश में बड़ा आदर्शवादी भी था। मैंने सोचा कि लैका लेमुचिक का पता लगाना ही चाहिए। आखिर आकाश में गुम हुई है, वहाँ इतने तारे और न जाने कितने ग्रह हैं, इनमें से ही कहीं किसी ने पकड़कर पाल लिया होगा। उन्हीं दिनों आसाम के लाट साहब की मैना उनके पिंजरे से उड़ जंगलों की खाक शान एक बहीले द्वारा पकड़ी जाकर एक मामूली गृहस्थ के यहाँ बिखेरी और सवेरा होते ही उसे जगाने लगी। लाट साहब उठिए। यह समाचार पढ़कर मेरी भी चाहना हुई कि इसी प्रकार मैं एक दिन लैका लेमुचिक के प्यारे प्यारे भौंकने की खबर सुनाकर सारी दुनिया को चकित कर दूं और पत्र जगत का तेंजिंग हिलरी कहलाऊं। बड़ी दूर की कौड़ी लाने के फेर में सैकड़ों कप ठंडी गर्म कॉफ़ी और हजारों सिगरेटें दोस्तों से उधार ले लेकर फूंक डाली। तब यह सूझ आई कि हमारे योगी अणु परमाणु सबको भेद लेते थे। बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। वे इतने पुराने ज़माने में एक नहीं अनेक ब्रह्मांडों की बातें लिख गए हैं, तो क्या बिना अनुभव किए ही लिख सके? योग में अणिमा महिमा आदि सिद्धियों का बखान है। योगी पल भर में धुआं बनकर कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। इनके अनेक वर्णन हैं। तो क्या ये सब झूठ होंगे? मैंने सोचा कि दुनिया भौतिक विज्ञान के जिस युग में इतनी तेजी से गति कर रही है, उसे यदि यौगिक विज्ञान के पंख भी मिल जाएं, तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जबकि इंसान सचमुच ही आकाश के तारे तोड़ लाएगा। यह सोचते ही इजानिब घड़ों क्या ड्रमों शैंपेन के नशे में आ गए। मैंने अपनी पीठ ठोकी और कहा कि बेटा त्रिलोकीनाथ, वह दिन दूर नहीं जब तुम अपना नाम सार्थक करोगे। आप यह समझें कि दफ्तर की ड्यूटी बजाकर दिन रात योगी महात्माओं की तलाश में चक्कर लगाना, रुपए में 500 व नए पैसे ठगा जाना, पत्नी द्वारा रोमांटिक शंका की दृष्टि से देखा जाना, भूख प्यास हराम कर हवन्नक बने घूमना। मैं अपनी उन दिनों की धुन क्या बयान करूं। बस यही सोचता था कि अगर कहीं लैका लेमुचिक मिल गई तो उसे गले से लगाकर कहूँगा, मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए। किसी से मन का भेद भी नहीं कह सकता था और सच्चे योगी की खोज में भी चूंकि अब तक मुझे चूना ही चूना लगा था, इसलिए कलेजा फटने लगा था।
एक शाम गोमती नदी के एक घाट पर रहने वाले एक तांत्रिक जी का बड़ा नाम सुन मूंगफली टूंगते काले कोसों चलकर वहां पहुंचा। पता लगा कि तांत्रिक की सिद्धि अति की सीमा को लांघ गई थी, इसलिए उसी दिन सुबह पागल खाने भेज दिए गए। इच्छा हुई कि घाट पर एक चिट्ठी रखकर गोमती में डूब मरूं। मन चिढ़ गया। सोचा कि योग दर्शन वगैरह सब ढोंग है, इसमें मन फंसाना बड़ी मूर्खता है। बेटा त्रिलोकीनाथ, अब तू त्रिलोकीनाथ का नाम बनने के बजाय मिस्टर टी नाथ प्रकार ही बने रहने का स्वप्न देख। इसी में तेरा और तेरे बीवी बच्चों का कल्याण है। मैं घाट किनारे पड़े एक तख्त पर तनिक देर थकान उतारने के विचार से लेट रहा। गृहस्थ, चिंता छोड़। कवि वचनम प्रमाणम, जो लैका के नाथ सो त्रिलोकी के नाथ हैं। मैं झटपट उठ बैठा। एक अधेड़ उम्र के जटाधारी युक्त साधु की भव्य मूर्ति तख्त के पास ही खड़ी देखी। झपकी लेने के फिराक में चश्मा उतारकर जेब में रख लिया था। उसे लगा अच्छी तरह से दर्शन करने की नीयत से मैं जेब टटोलने लगा कि इतने में देखता क्या हूँ, योगीराज का शरीर लंबा होता जा रहा है। मेरे चश्मा चढ़ाकर देखते देखते तक वे इमामबाड़े की छत और घंटाघर की चोटी से ड्योढ़े ऊंचे निकल गए। थोड़ी देर में पृथ्वी से लेकर आकाश तक उनकी घुटने तक टांग मात्र दिखनाई पड़ने लगी। मैं यह चमत्कार देखकर बुद्ध से बुद्ध बन गया। अक्ल गुम थी। मन ठिकाने भी ना आ पाया था कि योगीराज की देह उतारकर नीचे आ गई और देखते ही वे औसत भले मानसों जैसे दिखलाई पड़ने लगे। मैं श्रद्धा से विभोर होकर उनके चरण छूने लगा। वे बोले, तूने चरण नहीं, मेरा हृदय छुआ है बच्चा। मैं तेरी लगन से प्रसन्न हूँ। मैंने गदगद होकर कहा, आपके दर्शन कर मेरे तो पुरखे तर गए महाराज। आप अभी अपने चरण पृथ्वी पर छोड़कर शून्य में कहाँ विलीन हो गए थे प्रभु? कुछ नहीं बच्चा, कल संध्या समय मंगल लोक के प्रवाल तीर्थ पर भांग छानी थी। वहीं एक आले में बाकी बची भांग और गोल मिर्चों की पुड़िया भूल आया था। इसी समय घाट पर घोटने छानने आया तो याद पड़ी। कहकर योगीराज ने अपनी मुट्ठी खोलकर पुड़िया दिखलाई और पास वाले घाट वाले से सिल लोढ़ा, लौटा साफी आदि की मांग की। घाट वाले के हाव भाव से मैंने परखा कि वह बाबा के चमत्कार से पूर्ण परिचित है। हम तीनों को छोड़कर उस समय चिरई का पूत भी वहां उपस्थित नहीं था। मैंने कहा, भगवान, मैं आप ही की खोज कर रहा था। सच्ची लगन सदा सफल होती है, योगी बोले। मैंने फिर हाथ जोड़कर कहा, योगीश्वर, आप तो चराचर गामी हैं, बतलाइए लइका कहाँ है? योगीराज बोले, कुटिया की माया में तू भी लुभाया है बच्चा। मैंने कहा, पत्रकार के लोभ का अंत नहीं महात्मा, मुझे ताजी खबर चाहिए। आप मुझे इंटरव्यू दीजिए, मैं आपकी पब्लिसिटी करा दूंगा। कल कैमरा भी ले आऊंगा, आपकी फोटो खींचूंगा, सारे विश्व में प्रख्यात। घसीटे महाराज, योगीराज ने कड़कदार स्वर में घाटवाल के पुकारा। हाँ बाबा, ये गृहस्थ मुझे प्रख्यात करने आया है, योगेश्वर ने मेरी ओर भ्रिकुटी तानकर देखते हुए कहा। मेरे प्राण सूख गए। घसीटे महाराज अपनी नजरों से मुझे तौलने लगे। फिर योगी से पूछा, ई तुमका परखात करी हैं तो हम इनका का करी बाबा? इनकी टांगें पकड़ के उठाओ और हवा में नचा के फेंक दो। घटोत्कच के समान ग्रांडील देह वाले काले भुजंग घसीटे महाराज उठे। उनका झूम कर उठना देखते ही मैं तो सूख के काठ हो गया। बस ध्यान में जाने कैसे गिरिधर कविराय की यह पंक्ति हरी भरी बच गई कि राजा जोगी अगिन जल इनकी उल्टी रीत, मगर अब पछताए क्या होता था।
मैं कुछ भला बुरा सोच भी न पाया था कि घसीटे गुरु ने मेरी टांगें पकड़कर मुझे हवा में उछाल दिया। सोचा अब गिरा और हड्डी पसली टूटी, मगर मारा सोचना अकारत गया। मैं तो हवा में अचंभे के बच्चे सा खड़ा था। योगेश्वर और घसीटे गुरु नदी तट पर खड़े मुझे देख देख कर हंस रहे थे। योगी बोले, कोरी इंटरव्यू छाप कर ही जस लेना चाहता था बेटा त्रिलोकीनाथ। अरे तू मनुष्य है, मनुष्यत्व का तेज दिखा। जा और आप ही लैका को खोज। तेरा यह स्थूल शरीर अभी अभी पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। तू केवल सूक्ष्म शरीर से ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हो सकता है। आगे चलकर तुझे अपनी स्थूल देह के अंग मिलते जाएंगे। उन्हें पकड़ पकड़ कर चिपकाते चलना, वरना जो अंग टूट जाएगा वह सदा के लिए गुम हो जाएगा। पितृलोक से तुझे नया योग बल मिलेगा जो तुझे चंद्रलोक पहुंचा देगा। अच्छा? मैंने सहम कर कहा, अच्छा महाराज। डरना मत। ब्रह्म स्टैंडर्ड टाइम से 2 सेकंड में चंद्रलोक पहुंच जाओगे। वहां की घड़ियों में यहाँ से ठीक 250 गुना अधिक समय होगा। इसके बाद योगेश्वर जोर जोर से ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते का पाठ करने लगे और देखते देखते मेरा स्थूल शरीर धुआं बनकर मेरे सूक्ष्म शरीर के सिर पर नाचता हुआ विलीन हो गया। शून्य में उड़ान भरने का मजा खासा निराला ही है। शून्य में न वायु है न आकर्षण शक्ति। योग शक्ति से कसे होने के कारण हवा के अभाव में न तो रक्त नलियां ही फट पाईं और न सांस लेने की आवश्यकता ही पड़ी। हाँ, मेरा कोट पतलून शून्य में तैरता सा लग रहा था। मुझे न तो सूर्य की एक्स किरणों से भस्म हो जाने का भय था और न कॉस्मिक किरणों का 1500 डिग्री तापमान ही मेरा कुछ बिगाड़ पाता था। हाँ, रास्ते में उल्कापात जगह जगह होता था और उल्काएं आकर मेरे शरीर से टकराती थी। दोनों रूसी रॉकेट और 2 स्पुतनिक लगातार चक्कर मार जाते थे। इतने में देखता क्या हूँ, एक ओर से नीली सर्च लाइटों की फौज दौड़ती चली आ रही है और दूसरी ओर से लाल सर्च लाइटों की। लाल नीली प्रकाश किरणें आपस में यूं गुथ रही थीं जैसे 2 प्रतिस्पर्धी पहलवान की बाहें और टांगें गुथती हैं। एक पल के 2 करोड़वें अंश में शनि और मंगल ग्रहों की सरकारों के 200 अंतरिक्षयान आमने सामने आ डटे। मैं बीच में था और योग शक्ति से कवच मंडित होकर दोनों के लिए अजेय था। दोनों ओर से मेरे ऊपर लाल नीले किरण बाण फेंके जाने लगे, परंतु जब वे मेरा कुछ न बिगाड़ सके तो दोनों ग्रहों की अंतरिक्ष सेना के कमांडरों ने अपने अपने जहाज़ों पर सफ़ेद झंडे फहराकर जहाज की चोटी पर अपने अनुवादक यंत्र चढ़ा दिए। अनुवादक यंत्र मेरी हिंदी भाषा की बातों का सनीचरी और मंगली भाषाओं में तथा उनकी बातों का हिंदी भाषा में तुरंत अनुवाद कर देते थे। सनीचर कमांडर ने पूछा, आप कौन हैं और किस विज्ञान की सहायता से सशरीर अंतरिक्ष में विचर रहे हैं? मैंने कहा, मैं पृथ्वीवासी भारतीय पत्रकार मिस्टर त्रिलोकीनाथ हूँ और भारतीय योग विज्ञान के करिश्मे से यहाँ आया हूँ। मंगली कमांडर गर्जा, हमने योग विज्ञान और भौतिक विज्ञान का समन्वय किया है और हमारे अस्त्र शस्त्र शनि या किसी भी विज्ञान समृद्ध ग्रह के अस्त्र शस्त्र से अधिक शक्तिशाली हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि हमारे रास्ते से हट जाइए। मैंने तन कर कहा, महाशय, आपका मंगल ग्रह कन्या राशि में स्थित होकर मेरी जन्म कुंडली के पत्नी स्थान में पड़ा है, इसलिए मुझे आपकी समस्त सुंदरियों का सौभाग्य देवता बनने का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आपके ग्रह का राष्ट्र दामाद हूँ।
सुनते ही मंगल ग्रह के 200 अंतरिक्ष यानों से आवाज उठी, राष्ट्र दामाद देवता की जय। मंगली कमांडर बोला, आप दहेज में हमसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा, शांति के कबूतर। मंगली कमांडर बोला, अच्छा, शनि वालों से निबट लें तब देंगे। शनिचरी कमांडर गरजा, अजी तुम क्या निपटोगे, हम अभी सारे कबूतरों पर 7.5 लगाए देते हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, ठहरो ठहरो, तुम लोग आखिर क्यों लड़ने आए हो? दोनों ओर से पता लगा कि वे लोग लयिका को गुरुत्वाकर्षण के फंदे से छुड़ाकर अपने अपने ग्रहों में ले जाने के लिए आए थे। दोनों ग्रहों में होड़ लगी थी कि जो लयिका को ले जाएगा वही पृथ्वी का स्वामी भी हो जाएगा। यह सुनकर मैं चौंक उठा। मैं किसी भी दशा में किसी अन्य ग्रह को अपने ग्रह शासक के रूप में हरगिज नहीं देख सकता था। शनि और मंगल ग्रहों में कई हजार वर्षों से लगातार शीत युद्ध चल रहा है। दोनों ग्रहों की जनता महंगाई से ऊबकर अब अपनी अपनी सरकारों को उलटने की धमकियां दे रही थी। इसलिए ग्रहों की सरकारों ने आजकल अपनी जनता का ध्यान पलटने के लिए पृथ्वी ग्रह जीतने का नारा उठा लिया है। शनि और मंगल लोगों के अखबार दिन रात यही शोर मचाया करते हैं। लयिका की आवाज दोनों ग्रह वालों ने अपने अपने रेडियो पर सुनी थी और पृथ्वी विजय के प्रतीक रूप में दोनों उसे पकड़ने आए थे। विश्व रत्न शांतिदूत नेहरू का अनुकरण करते हुए मैंने दोनों लोगों के सेना नायक से शांति की बड़ी बड़ी अपीलें दोहराई, परंतु वे तो लड़ने पर तुले हुए थे, लयिका को उड़ा ले जाने पर अड़े हुए थे। इतने में मंगल लोक के सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यान अजीमुशान 24 ने ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि समस्त जानी पहचानी गैसों से अलग अंतरिक्ष की नई गैस सेक्सोजन की किरण कैंची मारी। यह गैस सब प्रकार की आकर्षण शक्तियों को अपने प्रभाव के वशीभूत कर एक नई और प्रचंड आकर्षण शक्ति में बदल जाती है। मंगल ग्रह के वैज्ञानिकों की इस नई उपलब्धि से शनि ग्रह वाले आतंकित हैं। यद्यपि उनके वैज्ञानिक भी मंगल वालों से बराबर की टक्कर लेते हैं। अजीमुशान 24 द्वारा सेक्स किरण फेंके जाते ही शनि लोक के अंतरिक्ष यान बैकुंठ ने एक्स किरण के 5 बार सेक्स किरण कैंची में मारे। सेक्सोजोन प्रज्वलित हो उठा। मंगल लोक के कमांडर ने हंसकर कहा, हम जानते थे कि तुम अपने नए आविष्कार का प्रयोग अवश्य करोगे, इसलिए हमने ऐसा अस्त्र बनाया जो तुम्हारे अस्त्र की चाल से बल पाकर महाभयंकर हो उठे। यह देखो, तुम्हारे एक्स से हमारा सेक्स कैसा भड़क उठा है, अब तुम्हारी खैर नहीं। सेक्सोजन की किरण कैंची फैलकर दोनों उपग्रहों को पारस्परिक आकर्षण समाप्त करने के लिए उन्हें पीछे ढकेलने लगी। इस प्रकार वे लयिका के ट्यूब को निकाल लेना चाहते थे। मैं मंगल वालों की वैज्ञानिक शक्ति देखकर दंग रह गया, परंतु शनि वाले भी कमजोर नहीं थे। उनके अंतरिक्षयान बैकुंठ ने चट से खड़ी उड़ान भरी और देखते ही देखते दोनों उपग्रहों और उनके बीच के अंतराल में मनों टन लोहे का चूरा बरसाना शुरू किया। ऊपर से लोहा बरस रहा था और दोनों उपग्रहों के बीच में चुंबक किरण फेंकी जा रही थी। इससे दोनों ग्रह एक दूसरे के समीप आने लगे। मंगल की किरण कैंची दोनों को दूर हटा रही थी और शनि का चुंबक पास ला रहा था। दोनों ग्रहों के परस्पर विरोधी कार्यों से दोनों उपग्रहों में भयंकर भूकंप आ गया। दोनों लोगों की बस्तियों में चीख पुकार और बड़ा कोहराम मचने लगा। मैंने देखा शनि और मंगल के वैज्ञानिक करिश्मों से लयिका का ट्यूब अभी कोसों ऊपर जाता तो कभी मीलों नीचे चला जाता था और इस प्रकार उसका जीवन खतरे में पड़ा हुआ था। सच मानिएगा, उस समय मुझे न तो शनि मंगल की वैज्ञानिक होड़ की परवाह थी और न दोनों उपग्रहों के नष्ट होने की चिंता।
यही सोचता था कि पृथ्वी प्राण प्यारी ललिका की रक्षा किस प्रकार से हो। ट्यूब की जरा सी जगह में ललिका फड़फड़ा रही थी। सहसा मेरा ध्यान अपनी लंबी लंबी दुमें लिए हुए ऊंचे आकाश में चमकने वाले पुच्छल तारों पर गया। चट से एक सूझ आई। मैंने सोचा कि अगर कई पुच्छल तारों की पूंछें एक साथ बांधकर उन्हें ऐसी जगह पर स्थित किया जाए जहां दुमों की गांठ पर ललिका का ट्यूब आसानी से रखा जा सके तो शायद ललिका के प्राण बच जाएं। मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कर मैं विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति उपस्थित कर दूंगा। विभिन्न पुच्छल तारों की गैस जनित पूंछों को जोड़ने से एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसने शनिचर और मंगल की एक्स किरणों को रूह अफ़ज़ा शरबत बना दिया। शनि और मंगल वाले लड़ना छोड़कर शरबत पान करने लगे। अपने आविष्कार से संतुष्ट इन धूमकेतुओं के हिंडोले पर चढ़कर मैं जब ललिका के ट्यूब के पास पहुंचा तो क्या देखा कि ललिका के ट्यूब और मेरे धुंधार तारा हिंडोले में लगभग 4 फीट का अंतर रह ही जाता है और इस अंतर को किसी प्रकार भी कम नहीं किया जा सकता। अपना सारा परिश्रम विफल जाते देख मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं किंकर्तव्य विमोह बना खड़ा था। एकाएक जमुहाइयाँ आने लगी, बदन टूटने लगा। मैंने एक अंगड़ाई ली। बैसाखी मेरी बगल से छूटकर गिर पड़ी। मुझे बड़ा दुख हुआ। लंगड़ी टांग को लेकर चलना बहुत कठिन कार्य है, परंतु धन्य हो काशी विश्वनाथ, पीपल तले के बजरंग बली, पकरिया की देवी और टेढ़ी कबर के समरूप वीर, तुम्हारे प्रताप से बुरा भी भला बन जाता है। मेरी बैसाखी का डंडा ठीक ललिका की ट्यूब पर चिपका और वह 4 फीट का अंतर मेरी बैसाखी के द्वारा पट गया। अब केवल एक रस्सी की आवश्यकता थी जो मेरे जनेऊ ने हल कर दी। मैंने चट अपना जनेऊ उतार उसकी ब्रह्म गांठों से बैसाखी में फंदा मार उस फंदे को ट्यूब में फंसा ललिका को ऊपर खींच लिया। शनि और मंगल वाले खिसियाने खड़े देखते रह गए। पुच्छल तारों की गांठ पड़ी गैसों वाली दुमों ने शनि और मंगल एक्स को फोकस कर दिया। इतने पुच्छल तारों की सम्मिलित आकर्षण शक्ति से दोनों उपग्रहों का भूकंप बंद हो गया। शनि और मंगल के कमांडरों ने मेरी वाहवाही की। दोनों कमांडरों ने रेडियो संदेश भेजकर मुझसे कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपको देखकर लगता है कि पृथ्वी के लोग वैज्ञानिक शक्ति में हम सबसे बड़े चढ़े हैं, इसलिए अब हम पृथ्वी विजय का विचार छोड़ते हैं। आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। ललिका पास में थी और मेरे करिश्मों से शनि और मंगल वाले वैज्ञानिक पृथ्वी विजय का विचार छोड़ चुके थे, परंतु यह सौभाग्य अधिक टिक न सका। ललिका को हाथ से निकलते देख यमराज गरज कर अपने भैंसे पर आए और उन्होंने मुझे ललकार कर कहा, अरे मूढ़, ठहर तो, मैं तो धर्म के शत्रु विज्ञान को नष्ट करके ही रहूंगा और इस ललिका को विज्ञान सेविका के पद से च्युत करके ब्रह्मवादिनी बनाऊंगा, सावधान। यह कहते ही यमराज ने अपने भैंसे को आज्ञा दी और वह अपने खुरों से उल्कापात करने लगा। मेरे चारों ओर उल्काओं की फुलझड़ियां छूट रही थीं। हर दम ललिका के ट्यूब पर आंच आने का डर बना हुआ था। ललिका अपने ट्यूब के अंदर कूं कूं करती हुई हिंदी रूसी भाई भाई का मंत्र जाप कर रही थी। इतने में अनहोनी होकर ही रही। एक प्रज्वलित उल्का ललिका के ट्यूब पर आ गिरी। मैंने देखा कि अब उसके प्राण गए, परंतु जाको राखे साइयां के अनुसार एक नया करिश्मा हुआ। रूस वालों ने ललिका का ट्यूब जाने किन रसायनों से तैयार किया था कि उसमें आग लगते ही सारी आंच पास ही रखी मेरी बैसाखी की लकड़ी में प्रविष्ट होने लगी। मैंने चटपट अधजले ट्यूब से ललिका को खींचकर निकाला।
लइका प्रेमवश होकर मेरा मुंह चाटने लगी और इधर ट्यूब की गैस के बैसाखी में बच जाने के कारण उसमें सहसा ऐसा जोर आ गया कि वह सरसराती हुई ऊपर उठ गई। मेरा जनेऊ उसी में बंधा हुआ था। जनेऊ युक्त बैसाखी यमराज के काल पास से अधिक शक्तिशाली बनकर उड़ी और यमराज के भैंसे के गले जा पड़ी। मृत्यु के देवता अपनी सवारी के भैंसे को फिर न बचा सके। उन्हें मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। लइका को बचाने की कड़ी मेहनत ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। दुमदार तारों के गांठ जुड़े हिंडोले में तनिक पीठ सीधी करने के लिए लेटा ही था कि मुझे योग निद्रा की झपकी आ गई। जागने पर देखा कि लइका नदारद थी। बड़ा दुख हुआ। कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूं? इसी ऊहापोह में कुछ देर पड़े पड़े अंत में निश्चय किया कि पहले अपनी टांग और दिल लेने चंद्रलोक चलना चाहिए। मैं शून्य में योगपति से बढ़ा जा रहा था। मेरे कपड़े तैर रहे थे। मेरे सिर के बाल जंगल के पेड़ों की तरह खड़े थे। आसपास तारों की फुलझड़ियाँ छूट रही थी और मैं जनेऊ उतर जाने के कारण बोल नहीं पाता था। मेरी कठिनाई देख हर्षल के प्रजापति इंद्र ने जनेऊ भेजा। यूरेनस अर्थात वारुणी लोक से वारुणी आई। जनेऊ पहनकर वारुणी पीते ही मैं एकदम प्रगतिशील हो उठा। चंद्रलोक पहुंचने के लिए मेरा मूड बन गया था। मैं चंद्रलोक के निकट जा पहुंचा। पृथ्वी से 2,39,000 मील दूर बच्चों के चंदा मामा, जवानों के सहयोगी वियोगी श्रृंगार रसदाता भगवान भोलानाथ के भाल भूषण चंद्रदेव के निकट पहुंच जाने की प्रसन्नता का क्या बखान करूं। गूंगा गुड़ का स्वाद तो जानता है, पर उसे बखाने कैसे? वैज्ञानिकों की दूरबीनों ने लोगों को यह गलत अंदाज दे रखा है कि चंद्रलोक में वायुमंडल नहीं है। यदि उनके पास दूरंदेश खुर्दबीनें होती तो वे देख पाते कि चंद्रमा के चारों ओर एक झीना सुगंध भरा शीतल वायुमंडल है जो वहाँ की चंद्रमुखियों की सांसों से निर्मित होता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अपार है। मन के वेग की चौगुनी गति से मैं चंद्रलोक के धरातल पर पहुंच गया। धरती सुनहरी थी। सामने कुछ मील पर एक सोने का पहाड़ चमक रहा था। आदमी न आदमजाद, न चरिंदा न परिंदा। मैंने सोचा कि वैज्ञानिकों का अनुमान सच था, चंद्रलोक निर्जीव है। खैर, सूनापन ही सही, मगर यही क्या कम है कि एक जीव यानी कि मैं यहाँ पहुँच गया था। चंद्रलोक की सुवर्ण भूमि पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज स्थापित कर जनगण मन अधिनायक गाते हुए मैं आत्मविभोर हो गया। वर्षों से कल्पना करता आया हूँ कि हमारे भारतवासी स्वतंत्र होकर ज्ञान विज्ञान की नई नई दिशाओं में सबसे आगे बढ़कर अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। चंद्रलोक की भूमि में अपना झंडा गाड़ते समय मेरी समस्त कल्पना इसी इच्छा में लय हो रही थी। ध्वज वंदन कर चंद्रमा की सुनहरी मिट्टी पर उंगली से जय हिंद लिख मैं आगे बढ़ा। मुश्किल से 20-25 कदम ही चला था कि एकाएक आकाश में संगीत वाद्य वृंद और सुरीले नारी कंठों के आह्लादजनक नारे गूंज उठे। मैंने देखा कि एक अत्यंत आकर्षक विशालकाय विमान को घेरे हुए अनेक छोटे छोटे विमानों पर सुकुमारी चंद्रमुखियां मुझ पर फूल बरसाती आ रही थीं। धरती के निकट आने पर मैंने देखा कि जिसे मैं एक विशालकाय विमान समझ रहा था, वे दरअसल 2 थे जो एक साथ जोड़कर उड़ाए गए थे। दोनों पर एक दिव्य सिंहासन रखा था। विमान के धरती पर आने पर मैंने देखा कि सिंहासन पर मेरी टांग मौजूद थी। संपूर्ण देह को एक बार पुनः प्राप्त कर मुझे जो प्रसन्नता हुई, उसे पृथ्वी की किसी भी भाषा में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। हाँ, चंद्रलोक की कई भाषाओं में यह क्षमता अवश्य है,
पर चूंकि हिंदी वाले जो औरों को अपनी भाषा सिखाने के जोश में दूसरों की भाषा सीखना आमतौर पर अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, वे चंद्रलोक की भाषाओं को पढ़ने समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए चलिए उनका जिक्र छोड़ता हूँ। विमानों के झुंड धरती पर उतर आए। चंद्रमुखियां मेरे चारों ओर ब्लैक मार्केट की चमचमाती रकम से घिरी बिखरी हुई थी। हर एक चेहरे देख देख कर ही मैं सारा नाई का भेद सीख गया। कोई मुग्धा, कोई नवोढ़ा, अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना, ऊढ़ा, अनूढ़ा, गुप्ता, विदग्धा, प्रेम गर्विता, खंडिता, परकीय, मुग्धावासक सज्जा, प्रौढ़ा धीरा आदि सभी सुंदर श्रृंगार किए जयमालाएं मेरी ओर सहज सुखचाती बढ़ने लगी। क्या कहूँ, पृथ्वीलोक पर कभी एक साथ इतनी परियों के हुजूम से प्यार करने का अवसर ही न मिला था। इंडियन पेनल कोड की कानूनी धाराएं सदा मेरे रस का गला घोंटती रहीं, फिर भी मैंने अपने को कच्चा खिलाड़ी साबित न होने दिया। चंद्रमुखियों की सरदार को एक कोने में अलग ले जाकर मैंने पूछा, हे चंद्रमुखी, यह क्या कारण है कि तुम लोग मेरा स्वागत करने आई परंतु तुम्हारे पति लोग न आए? चंद्रमुखी मंद मुस्कुराकर बोली, जैसे ब्रज में मुरली मनोहर को छोड़कर कोई अन्य पुरुष नहीं, वैसे ही इस लोक में आपके सिवा और कोई हमारा पति नहीं। रकीबों से बेफिक्र हो मारे खुशी के मेरा दिल धड़धड़ाने लगा। सरदार ने संकेत किया और सैकड़ों चंद्रमुखियां मेरे निकट आकर मुझे मुग्ध करने लगी। माशूकों का इतना बड़ा हुजूम देखकर मेरी समझ में आ गया कि पृथ्वी की सभ्यता क्यों एक स्त्री पुरुष के प्रेम को ही लक्ष्य मानकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। चंद्रलोक के बारे में वैज्ञानिकों की दूरबीनों ने बड़ी बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं। पृथ्वीवासियों का ख्याल है कि चंद्रलोक पूर्णतया मृत है। वहां न बादल होते हैं, न वर्षा, न कोई नदी बहती है, न समुद्र। मैं प्रेमी पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि वहां भगवान का दिया सब कुछ मौजूद है। पूरे ग्रह की जनसंख्या 2,84,00,000 है। सृष्टि अमैथुनी थी, परंतु अब तो क्रांति हो चुकी है। फिर भी अब तक का चलन यही है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक रश्मि लताओं में यहाँ सुकुमारियाँ फूलती हैं। रस ही इनका धर्म, कर्म और ज्ञान विज्ञान है। इस ग्रह में पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी नामक 4 महाद्वीप हैं। चंद्रमा के मध्य में जो भाग पृथ्वी तल से काला दिखाई देता है वह हस्तिनी और शंखिनी महाद्वीपों से घिरा है। इन महाद्वीपों में बसी मद और कलह जात की स्त्रियां अभी आदिम सभ्यता में हैं। पद्मिनी और चित्रिणी महाद्वीपों में इनके द्वारा आक्रमणों और लूटपाट की अटूट इतिहास श्रृंखला मिलती है। पद्मिनी और चित्रिणी महाद्वीपों की सभ्यता बहुत बढ़ी चढ़ी है। पद्मिनी महाद्वीप में शीतल मंद सुगंधित समीर बहती है। प्राचीन काल के खंडहरों को देखकर लगता है कि यहाँ ईंटों के स्थान पर केसर की कलियों से इमारतें बनाई जाती थीं। परंतु अब तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि सुगंध की झीनी और अदृश्य चादरों से इमारतें बनाई जाती हैं। इनका स्तंभागार देखकर मनुष्य सब कुछ भूलकर स्तंभित हो जाता है। सैकड़ों मृगलोचनियों की टकटकी बंधी दृष्टि से अटक कर भला कौन स्तंभित न हो जाएगा। स्तंभागार की ऊंची मीनार की सीढ़ियों से जब सैकड़ों सुंदरियां प्रपात सी उतरती हैं तो देखने वाले की ज्ञान क्रिया निराकार हो जाती है। शायद इसीलिए इस मीनार का नाम प्रलय प्रपात रखा गया है। रोमांच पर्वत, स्वेद नहर, वैवर्ण्य ट्रेंड नर्सों की चंद्रलोक में फिलहाल बड़ी कमी है। बूढ़ी खुर्राट नर्सों को अर्जी भेजनी चाहिए। मानवीय पैदावार के हिसाब से गल्ले की पैदावार भी बढ़ाई जा रही है। अपने मुंह क्या मियाँ मिट्ठू बनो।
पर चूंकि मेरे साथ पृथ्वी का कोई अन्य प्रेस रिपोर्टर नहीं गया था, इसलिए भावी इतिहासकारों के सहायतार्थ यह लिखना आवश्यक है कि चंद्रलोक के इतिहास में पृथ्वीवासी पत्रकार त्रिलोकीनाथ की यशोगाथा चिरकाल तक प्रेमाक्षरों में लिखी रहेगी। पाठक मेरे इस तकल्लुफ का मुलायजा फरमाएं। चंद्रलोक के वायुमंडल की एक विशेषता यह भी है कि वहाँ जो कुछ बोला जाता है वह सब किसी न किसी राग, ताल और लय से निबद्ध होकर सुनने वाले के कानों में प्रतिध्वनित होता है। वहाँ जाने वाले आगामी मानव यात्रियों को मेरे भाषणों के रेडियो रिकॉर्ड राग झिंझोटी, शंकराभरण, नीलांबरी और भीम पलासी में सुनने को मिलेंगे। मैंने अपनी प्रतिष्ठा को चिरस्थायी करने के लिए एक आदेश जारी कर अपनी पुस्तकों का अनुवाद समस्त चंद्रलोकीय भाषाओं में करवा डाला है। इसके अतिरिक्त चंद्रलोक की सारी जमीन भी मैंने खरीद ली है। अतः जनता को चेतावनी देता हूँ कि नकली कंपनियों द्वारा वहाँ की जमीनें न खरीदें। चंद्रलोक में सारा समय मैंने भोग, विलास और स्वार्थ सिद्धि में बिताया हो, सो बात नहीं। लयिका की खोज के लिए अपार प्रयत्न भी किए, परंतु कुछ पता ठिकाना न चला। विरह वातानुकूलित होने के कारण चंद्रलोक अब तक मिलनत्व का दर्शन अथवा विज्ञान नहीं खोज पाया। मैं इस प्रकार के आविष्कारों के लिए अनेक प्रयोग और अनेक योजनाओं के उद्घाटन अवश्य कर रहा हूँ, पर उनका परिणाम तो धीरे धीरे ही प्रकट होगा। चंद्रलोक में जानकारी का कोई साधन न पाकर मैं पद्मिनी महाद्वीपवासिनी सुकुमारियों द्वारा निर्मित महावेगवान आकर्षण यान लेकर शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि आदि ग्रहों की यात्रा को निकल पड़ा। शुक्रलोक पृथ्वी और सूर्य के मध्य में स्थित है। डील डॉल में हमारी पृथ्वी से कुछ कम नहीं है। यह बड़ा ही मनोरम ग्रह है। इतने झरने, प्रपात, मीठे जल से भरे निर्मल सागर, आम, अंगूर आदि रसीले फलों के जंगल, स्फटिक के पहाड़ और हीरे की खानें आपको सौरमंडल के अन्य किसी ग्रह में नहीं मिलेंगी। यहाँ की सारी आबादी आमतौर पर नदियों और समुद्रों पर नाव और जहाज़ों में रहती है। भूमि पर इन लोगों के बड़े बड़े कल कारखाने हैं जिनमें ईंधन के तौर पर हीरे जलते हैं। भारतीय वैद्यों को यहाँ से मुफ्त में मनोटन हीरक भस्म मिल सकती है, बशर्ते कि वह अपनी मालगाड़ियों का प्रबंध कर लें। शुक्रलोक के लोग लुगाई बड़े मस्त हैं। कसरत कुश्ती का बड़ा प्रचार है। दरिद्रता का नाम नहीं। हर स्त्री पुरुष यहाँ आठों याम दिव्य विलासपूर्ण जीवन बिताता है। सारा काम मशीनें करती हैं। यहाँ के निवासी उन पर काबू रखने के लिए तथा अपने स्वास्थ्य और रस के लिए ही श्रम करते हैं, अन्यथा उन्हें और कोई काम नहीं। शुक्रलोक की जासूस किरणों ने मेरे आने का समाचार प्रसारित कर दिया था। चूंकि इस समय मैं चंद्रलोक के सर्वसत्ताधिपति की हैसियत से अपनी महामंत्राणी के साथ जा रहा था, इसलिए मेरे स्वागत का राजकीय प्रबंध किया गया। यहाँ एक बात अवश्य कह दूं कि सौर मंडल के सभ्य ग्रहों में केवल हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ अभी विश्व सरकार नहीं बन पाई। दूसरे ग्रहों की सभ्यताएं हमसे कहीं आगे हैं। शुक्र तो इतना विकसित है कि वहाँ पर सरकार की जरूरत ही नहीं। केवल सरकारी मशीन चलती है और यदि उसमें कोई नुस्खा जाए तो शुक्रलोक का कोई भी नागरिक बिना हुल्लड़ मचाए उसे दुरुस्त कर देता है। यात्रा के लिए ट्रेनों, हवाई जहाज़ों की आवश्यकता नहीं। ऐसी मशीनें हैं जिनमें खड़े होते ही पंच भौतिक शरीर तत्वों में विलीन हो जाता है और इच्छित स्टेशन पर मशीन द्वारा ज्यों का त्यों पुनर्जीवित हो जाता है। उन्होंने स्प्रिंगदार गद्दों की सड़कें बना रखी हैं, सदा गुदगुदे में चलते हैं। मेरी मंत्राणी ने मुझे वहाँ के आचार्य सरगम से मिलाया, जो ग्रह के श्रेष्ठतम रसाचार्य होने के कारण ग्रह की ओर से मेरा स्वागत करने आए थे। अनुवादक यंत्र की सहायता से हम बातचीत करने लगे।
आचार्य सरगम बोले, हे चंद्राधिपति त्रिलोकीनाथ। मैंने कहा, आचार्य, आप वैधानिक रूप से सहर्ष मुझे त्रिलोकीनाथ कहकर पुकार सकते हैं, परंतु कृपया मुझे चंद्राधिपति न कहें, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री बड़े साम्राज्य विरोधी हैं। मैं तो अभी यह भी नहीं कह सकता कि मुझे वहाँ का गवर्नर बनाएंगे या नहीं। गनीमत इतनी है कि सरकारी नौकर नहीं हूँ, वरना इतनी शादियाँ करने के फेर में मैं नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता। आचार्य सरगम बोले, हाँ, आपके नेहरू की हमने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यूँ हमारे यहाँ शांति की समस्या नहीं है, पर हम शांति प्रेमियों की बड़ी कद्र करते हैं। मैंने कहा, आचार्य, लड़का कहाँ है? आचार्य सरगम मुस्कुराए, बोले, हम रस में डूबे प्राणियों के संबंध में कभी यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि वे कहाँ रहते हैं। प्राणी रसमग्न रहे, प्रसन्न रहे, बस यही हमारा इष्ट है। लोगों के कामों में पाप पुण्य ढूंढना उनकी नैतिक जासूसी है।